सबने सोचा कि वह कमजोर और बेकार है, बिना किसी जादू के। एक दिन वह अपने अंदर एक छिपी हुई शक्ति खोजता है और अचानक उसे घातक पौराणिक राक्षस का सामना करना पड़ता है। आयका द्वीप मानवों और अजीब राक्षसों से भरे एक समूह के द्वीप है और दोनों पक्ष पूरी शांति में एक साथ रहते हैं। यह सामंजस्य दशकों तक चला जब तक कि आपदा नहीं आई। एक दिन एक प्रचंड क्रोध एक राक्षस अग्नि ड्रैगन पर हावी हो गया। कोई स्पष्ट कारण नहीं था। यह ड्रैगन अपने चारों ओर सब कुछ नष्ट करने लगा, कुछ भी अछूता नहीं छोड़ते हुए। कोई भी इसे रोक नहीं सका या पराजित नहीं कर सका। तब एक आदमी जिसका नाम यानागी था प्रकट हुआ, उस युग का सबसे मजबूत मानव। उसने अकेले ड्रैगन का सामना करने का फैसला किया और द्वीप के सभी निवासियों से कहा कि वे चले जाएं, द्वीप छोड़ दें और अपने छोटे बेटे युकितो को ले जाए। सबने जहाज पर चढ़कर यानागी को अकेला छोड़ दिया ताकि वह ड्रैगन का सामना कर सके। दुर्भाग्य से यह यानागी के जीवन में किया गया आखिरी काम था, क्योंकि वह उस लड़ाई में अपनी जान गंवा बैठा। जहां तक उसके करीबी दोस्त का सवाल है, उसने युकितो को दूर भेजा ताकि वह अध्ययन कर सके, पूरी तरह से आयका द्वीपों से दूर, बिना किसी को उस निर्णय के पीछे का असली कारण समझे। 11 साल बाद हम अपने नायक युकितो को एक युवा आदमी के रूप में देखते हैं। दुर्भाग्यवश वह पूरी तरह से अकेला रहता है, बिना किसी दोस्त के। कोई भी उसे पसंद नहीं करता और इसका कारण यह है कि जब वह बच्चा था, जब भी उसे दूसरों द्वारा तंग दिया जाता था या नुकसान पहुंचाया जाता था, उसके चारों ओर एक विशाल शक्ति फट जाती थी और जो भी करीब आता था उसे घायल कर देती थी। यह एक से अधिक बार हुआ, इसलिए उसने किसी से दोस्ती न करने और अलग थलग रहने का फैसला किया। यही कारण है कि युकितो पूरी तरह से अकेला बड़ा हुआ। तो आप क्या सोचते हैं मेरे दोस्त, क्या घटनाएं सामान्य रूप से गुजरेंगी या एक बड़ी आपदा कहानी को उलट देगी? तो एक दिन युकितो को किसी नाम के व्यक्ति से एक पत्र मिलता है जो उसे बताता है, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं। किसी कारण से मैंने तुम्हें तुम्हारे देश आयका द्वीपों से दूर भेजा, लेकिन जब तुम मध्य विद्यालय से स्नातक हो जाओगे तो मैं तुम्हें घर वापस लाने के लिए किसी को भेजूंगा ताकि तुम वहां रह सको और अपने जन्म स्थान में अपनी शिक्षा जारी रख सको। युकितो पत्र पढ़ता है, लेकिन उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है और उसे नहीं पता कि इनो कौन है, क्योंकि जब वह द्वीप छोड़ गया था तब वह बहुत छोटा था। किसी भी मामले में वह चीजों को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार चलने देने का फैसला करता है। कुछ दिन बीतते हैं और उसके मध्य विद्यालय के स्नातक होने का दिन आ जाता है। वह समारोह में भाग लेता है और जब यह समाप्त होता है तो वह बाहर निकलने के लिए कदम रखता है। अचानक एक युवा आदमी हरे बालों के साथ उसके सामने प्रकट होता है और उसे बताता है कि वो वही है जो उसे उसके देश वापस ले जाएगा। युवा आदमी उसे तुरंत ले जाता है और वे आयका द्वीपों की ओर जाने वाले जहाजों में से एक पर चढ़ते हैं। रास्ते में युवा आदमी अपना परिचय देता है, उसका नाम जिन है। इस बीच युकितो पूरी तरह से सदमे की स्थिति में बैठा है। थोड़ी देर बाद वे द्वीप पर पहुंचते हैं और 2 लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। पहला इनो है, पत्र का प्रेषक, और दूसरा एक लड़की है जिसका नाम मुकी है। वह घर की मालिक है जहां युकितो पहले रहता था। इनो और मुकी जिन और युकितो का स्वागत करते हैं और उन्हें उनके नए घर ले जाते हैं। वहां इनो युकितो को बताता है कि तस्वीर में आदमी उसके पिता है, जिन्हें सभी मास्टर यानागी कहते थे, क्योंकि वह वास्तव में एक शिक्षक थे जो लोगों को उनके जादुई शक्तियों का उपयोग करना सिखाते थे। उनके 3 छात्र थे। पहला जिन था और अन्य 2 उसके बड़े भाई थे। युकितो चिंतित होकर अपनी माँ के बारे में पूछता है और क्यों उन्होंने उसे इतने वर्षों बाद द्वीप पर वापस लाया और क्यों उन्होंने उसे पहले स्थान पर भेजा। इनो के चेहरे पर त्रिस्तता दिखाई देती है जब वह उसे सच बताता है। अगर यानागी ने तुम्हें एक दिन यहाँ लाया और किसी को नहीं पता था कि तुम्हारी माँ कौन थी या वह कहाँ थी, तो वह खुद ही था जिसने हमसे कहा कि तुम्हें द्वीप से दूर भेजा जाए और यह उसकी अंतिम इच्छा थी। उसने हमें निर्देश दिया कि तुम्हें कहीं दूर रखा जाए जब तक तुम बड़े ना हो जाओ और मध्य विद्यालय खत्म ना कर लो, फिर तुम्हें फिर से द्वीप पर लाया जाए। जब युकितो यह सुनता है तो उसे लगता है कि वे उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए वह उनसे जादुई ऊर्जा के बारे में पूछता है। जिन और इनो उसे बताते हैं कि उसके पास वर्णन से परे एक विशाल शक्ति है, लेकिन यह सील की गई है और इसे तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि वह पहले से नियंत्रित करना नहीं सीखता। वह सहमत होता है और अपने कमरे की ओर बढ़ता है, लेकिन उसे जिन अपने पीछे पाता है, उससे अपने अतीत के बारे में बताने के लिए कहता है। युकितो समझाता है कि उसका अतीत सामान्य है और केवल असामान्य बात यह थी कि उसके पास बचपन में बहुत बड़ी शक्ति थी जिसने उसके सहपाठियों को नुकसान पहुंचाया, इसलिए उसने लोगों से दूरी बना ली। वह उम्मीद करता है कि जिन ध्यान से सुनेगा, लेकिन जब वह मुड़ता है तो उसे जिन अपने फोन पर व्यस्त मिलता है, जैसे कि उसे कोई परवाह नहीं है। युकितो इस व्यवहार से परेशान हो जाता है, कमरे से बाहर निकलता है और मुकी से कहता है कि वह थोड़ी देर टहलने जा रहा है और जल्दी लौटेगा। वह बाहर जाता है और सुंदर पौधों के बीच चलता है जब अचानक एक सफेद प्राणी प्रकट होता है। युकितो ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि जिन ने उसे पहले बताया था कि यह राक्षस हानिकारक नहीं है। हालांकि यह प्राणी अलग है क्योंकि इसमें लाल रंग दिखाई देता है, जैसे कि यह विषाक्त है। अचानक यह पानी में डूब जाता है
और एक क्षण में एक भयानक रूप में बदल जाता है। यह आरामेटा प्राणी है जो शांत नीले मेटा से अलग है, क्योंकि आरामेटा विषाक्त और अत्यंत खतरनाक है। राक्षस युकितो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अंतिम क्षण में जिन आता है और उसे बचा लेता है। वह अपनी जादुई ऊर्जा को सक्रिय करता है, हवा में कूदता है और राक्षस पर एक शक्तिशाली आग के हमले से प्रहार करता है, लेकिन यह इसे पराजित नहीं करता। राक्षस फिर से उठता है और उस क्षण में जिन युकितो को पकड़ता है और उसे राक्षस के शरीर में फेंक देता है। यह क्रिया युकितो को गुस्सा दिला देती है। उसकी भावनाएं फट जाती हैं और उसकी सील की गई शक्ति का एक छोटा हिस्सा मुक्त होता है, जिससे राक्षस फट जाता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है। युकितो अपनी आंखें खोलता है और पाता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जिन उसे बताता है कि उसने उसे राक्षस में फेंका ताकि उसकी शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता का परीक्षण किया जा सके, लेकिन वह असफल रहा। इसलिए वह आने वाले समय में उसे प्रशिक्षित करना शुरू करेगा ताकि उसे अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सिखा सके, जिसके बाद इसे पूरी तरह से मुक्त किया जा सकता है। हालांकि यह मामला गहरी सोच की आवश्यकता करता है, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी विशाल है कि यह द्वीपों को या यहां तक कि पूरे विश्व को नष्ट कर सकती है। युकितो सहमत होता है और दोनों घर लौटते हैं। इस तरह दिन समाप्त होता है। अगले दिन हमारे नायक युकितो अपने प्रशिक्षण की शुरुआत करता है। जब वो अपना पहला जादू करने की कोशिश करता है तो वह असफल हो जाता है। जिन तय करता है कि केवल सैद्धांतिक प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है और उसे युकितो को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे उसे राक्षसों के साथ आमने सामने लड़ना पड़े, क्योंकि इससे उसका विकास बेहतर होगा। वास्तव में वे एक कार्य लेने के लिए मिशन कार्यालय की ओर बढ़ते हैं। वहां वे दो लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम बाद में सीखते हैं कि वे भी प्रशिक्षु हैं, लेकिन जिनके बड़े भाई के मार्गदर्शन में किसी भी मामले में जिन उनमें से एक मिशन लेता है। उनकी प्रारंभिक अस्वीकृति के बावजूद, यह कहते हुए कि वह देर से आया था, वह उन्हें बताता है कि यह मिशन युकितो मास्टर यानागी के बेटे के प्रशिक्षण के लिए है। दोनों इस पर चौंक जाते हैं और जब वे अपनी आंखों से युकितो को देखते हैं तो वे जल्दी से अपने शिक्षक को सूचित करने के लिए दौड़ते हैं। जिन और युकितो मिशन को पूरा करने के लिए निकलते हैं। जब वे नदी तक पहुंचते हैं तो राक्षस अचानक उनके सामने प्रकट होता है। जिन इसके विशाल आकार से डर जाता है और पूरी गति से भाग जाता है। युकितो उसे देखकर दुखी होता है और उसके पीछे दौड़ता है, जबकि राक्षस उनका पीछा करता है। अचानक राक्षस उनके साथ टकरा जाता है और दोनों नदी में गिर जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी उन्हें अपनी मछली पकड़ने की छड़ी से बचाता है। दोनों जल्दी से अपने कपड़े सुखाने की कोशिश करते हैं और युकितो जिन पर गुस्सा होता है और उसके व्यवहार का कारण पूछता है। जिन सवाल को टाल देता है और उसे बताता है कि वह केवल पीछे हट गया ताकि उसे स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण देने का मौका मिल सके। युकितो शांत हो जाता है और उसे फिर से ऐसा न करने के लिए कहता है। उसके बाद वे राक्षस के स्थान पर वापस लौटते हैं और एक योजना बनाने लगते हैं। जिन युकितो से कहता है कि वह उसे राक्षस के लिए चारा बनाएगा। युकितो बेहद गुस्सा हो जाता है और आपत्ति करता है, कहता है कि वह अभी भी बुनियादी बातें सीख रहा है। जब वे बात कर रहे होते हैं, राक्षस उन्हें सुनता है और करीब आता है, फिर उन पर शक्तिशाली हमले करता है। जैसा कि हमेशा होता है, जिन जल्दी से भाग जाता है, लेकिन इस बार राक्षस उसका पीछा करता है और युकितो को अकेला छोड़ देता है। युकितो तुरंत जल जादू सक्रिय करता है और राक्षस पर हमला करता है। जिन अपनी गलती का एहसास करता है, अपनी जादुई ऊर्जा सक्रिय करता है और राक्षस पर हमला करता है, उसे चीर देता है। हालांकि राक्षस फिर से आकार ले लेता है और जिन को घेर लेता है, लगभग उसे मार डालता है, जब तक कि एक और व्यक्ति दृश्य पर नहीं आता। यह न जानो न शनि ने समय भरा दिन सिखों में हारू अपनी जादुई ऊर्जा सक्रिय करता है और एक विस्फोटक प्रहार करता है जो राक्षस को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। युकितो हारू की शक्ति से प्रभावित होता है और उसका धन्यवाद करता है। हारू उसे बताता है कि वह शायद उसे याद नहीं करता, लेकिन वह जिन का बड़ा भाई है और उसके पिता यानागी के प्रशिक्षुओं में से एक था। युकितो उसे देखकर खुश होता है और अपने अतीत से भुलाए गए लोगों की संख्या देखकर आश्चर्यचकित होता है। एक ही समय में हारू जिन को उसकी लापरवाही के लिए सजा देता है और उसे नदी की सफाई करने का काम सौंपता है। फिर हारू और युकितो घर लौटते हैं ताकि आराम कर सके और दिन ऐसे ही समाप्त होता। अगले दिन जिन अपने शरीर में तीव्र दर्द महसूस करते हुए जागता है, क्योंकि कल जो हुआ था वह युकितो को द्वीप के दूसरी ओर बाजारों में घूमने के लिए एक अवकाश यात्रा पर ले जाने का निर्णय लेता है। वे वहां जाने वाली ट्रेन में सवार होते हैं और युकितो ट्रेन के पानी पर चलने के दृश्य से प्रभावित होता है। वे एक साथ घूमते हैं, लेकिन जिनका दिन शांतिपूर्ण नहीं होता, क्योंकि वह लगभग हर किसी से बहस करता है जिससे वह मिलता है। युकितो अंततः उसे पीछे छोड़ देता है और अकेले चलने लगता है। भटकते हुए वह एक जोकर को बच्चों के एक समूह का मनोरंजन करते हुए दिखता है। अचानक बिना किसी चेतावनी के जोकर का गेंद एक राक्षस में बदल जाता है जो उन पर हमला करने की कोशिश करता है। युकितो अंतिम क्षण में हस्तक्षेप करता है और उन्हें बचाता है। फिर राक्षस उसे हमला करने की कोशिश करता है। युकितो अपने जादू को सक्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नर्वस हो जाता है और यह विफल हो जाता है। वह सोचता है कि उसका अंत निकट है। अचानक एक व्यक्ति प्रकट होता है और राक्षस पर तेज और शक्तिशाली गोलियों की बौछार करता है, इसे अंतिम प्रहार से समाप्त करता है।
वह आदमी खुद को इबुकी के रूप में परिचित कराता है और युकितो से पूछता है कि क्या वह वास्तव में युकितो है। फिर वह उसे बताता है कि वह जिन और हारू का तीसरा भाई है और मास्टर यानागी का अंतिम शिष्य है। वह युकितो को एक रेस्तरां में ले जाता है जहां वे जिन को बैठा हुआ पाते हैं, पूरी तरह से आराम करते हुए। युकितो इबुकी से उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार के प्रकार के बारे में पूछता है और कैसे उसने एक साधारण बंदूक के साथ एक अरामेटा राक्षस को हराया। इबुकी समझाता है कि उसका हथियार साधारण नहीं है, इसके गोलियों में जादुई ऊर्जा भरी होती है जिससे वह राक्षसों को आसानी से मार सकता है। फिर वह स्पष्ट करता है कि वह जिन की शैली, हारू की शैली या यहां तक कि मास्टर यानागी की भी नहीं करता। वे अरामेटा राक्षसों को उनके अंदर के जहर से शुद्ध करते हैं, जबकि वह उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर देता है, कोई निशान नहीं छोड़ता। युकितो उसके शब्दों से परेशान होता है और उससे पूछता है कि वह उन्हें क्यों मारता है। इबुकी जवाब देता है कि केवल उन्हें शुद्ध करना उन्हें वापस आने और लोगों पर फिर से हमला करने की अनुमति देता है। इसलिए उन्हें मारना मानवों की सुरक्षा के लिए सबसे तेज और सुरक्षित समाधान है। उनकी बातचीत के दौरान एक लड़की आती है और उन्हें बताती है कि राक्षस का मुख्य शरीर प्रकट हो गया है। इबुकी युकितो को समझाता है कि पिछले राक्षस केवल एक विशाल प्राणी का एक छोटा टुकड़ा था। सच्चे अरामेटा राक्षसों में दो आंखें होती है जिनके माध्यम से उन्हें मारा जा सकता है, जो पहले के राक्षस में नहीं थी। अब असली राक्षस अंततः प्रकट हो गया है। इबुकी तुरंत राक्षस के स्थान की ओर बढ़ता है ताकि उसे समाप्त कर सके, जबकि जिन और युकितो घर की ओर लौटते हैं। युकितो जिन से इबुकी की विधि पर उसकी राय पूछता है। जिन जवाब देता है कि हर किसी की अपनी विधि होती है और इबुकी की विधि लोगों को बचाने का सबसे तेज तरीका है, खासकर हाल के पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ। वह यह भी समझाता है कि इस मुद्दे के कारण इबुकी और हारू के बीच बड़े संघर्ष हैं और उनके बीच में शामिल होना बेहतर नहीं है। अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है और वे महसूस करते हैं कि इसका कारण राक्षस है। वे तेजी से उसकी जगह की ओर दौड़ते हैं। चिनो बिना किसी हिचकिचाहट के युकितो राक्षस के क्षेत्र में प्रवेश करता है और उस पर हमला करता है, लेकिन उसका हमला बहुत कम प्रभाव डालता है। जिन और से उस क्षण सैनिकों ने राक्षस को विचलित करने के लिए भारी गोलियों की बौछार करना शुरू कर दिया और यह स्पष्ट हो जाता है कि वे इबुकी के अधीनस्थ हैं। इबुकी अंततः आता है और एक अजीब शक्ति सक्रिय करना शुरू करता है। जिन समझता है कि क्या हो रहा है और उसे रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन इबुकी जवाब नहीं देता। एक काली रोशनी क्षेत्र को घेर लेती है, इबुकी का रूप बदलता है और एक दैत्यात्मक हाथ प्रकट होता है। राक्षस उसे हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उसे छू भी नहीं सकता। इबुकी उसके सिर को पकड़ता है और एक ही क्षण में उसे फाड़ देता है। युकितो उस दृश्य को देखता है और उसके भीतर डर, चिंता और सदमा के भाव मिल जाते हैं। जिन उसे बताता है कि इबुकी ने मनुष्यों के लिए निषिद्ध जादू का उपयोग किया, जो अरामेटा राक्षसों की शक्ति को अवशोषित करने और इसका उपयोग उनके खिलाफ करने पर आधारित है। वह जोड़ता है कि इस प्रकार का जादू अत्यंत क्रूर है और ऊर्जा के संतुलन को बाधित करता है। जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद युकितो और जिन निर्णय लेते हैं कि फिलहाल वे द्वीप पर लौटेंगे ताकि हारू को सब कुछ सूचित कर सके। वे क्षेत्र छोड़ देते हैं और हारू के घर की ओर बढ़ते हैं। उसके दो छात्र उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उन्हें जगह दिखाना शुरू करते हैं। चलते चलते वे अचानक जमीन पर फिसल जाते हैं और जिन भी उनके साथ फिसल जाता है, जिससे उनके कपड़े कीचड़ से भर जाते हैं। तीनों गर्म पानी के झरनों में स्नान करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद युकितो हारू के पास जाता है, उसके साथ बैठता है और उसे इबुकी के साथ हुई सभी घटनाओं के बारे में बताना शुरू करता है। हारू जवाब देता है, कहता है कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए उन्हें जादुई ऊर्जा के बारे में बात करनी चाहिए। यह ऊर्जा हर जगह मौजूद है, लेकिन यह अयाका द्वीपों में विशेष रूप से भूमिगत बहुत अधिक केंद्रित है। जादूगर अपनी शक्ति को पृथ्वी के नीचे छिपी ऊर्जा से खींचते हैं। फिर वह जोड़ता है, इसे और गहराई से समझने के लिए अपनी आंखें बंद करें और ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। युकितो ऐसा करता है और वास्तव में एक विशाल शक्ति का अनुभव करता है। हारू उसे जल्दी से जगाता है और बताता है कि मनुष्यों को जादुई ऊर्जा में बहुत गहराई से नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें नुकसान होगा और यह मौत का कारण भी बन सकता है। युकितो सहमत हो। हारू जारी रखता है, समझाते हुए कि इबुकी जो कर रहा है वह एक गंभीर गलती है, क्योंकि निषिद्ध जादू मानव शरीर को नष्ट करता है और अंततः उसके उपयोगकर्ता को पागल कर देता है। युकितो इसे अच्छी तरह समझता है, हारू का धन्यवाद करता है और चला जाता है। जैसे ही वह बाहर कदम रखता है, वह हारू के दो छात्रों से मिलता है जो उससे थोड़ी देर के लिए उनके साथ प्रशिक्षण देने के लिए कहते हैं। वह बिना हिचकिचाहट के सहमत होता है। तीनों बगीचे की ओर बढ़ते हैं, जहां दो छात्र ईमानदारी से उसे बताते हैं कि वे उसे एक दयालु व्यक्ति के रूप में देखते हैं और उसके साथ दोस्त बनना चाहते हैं। युकितो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके पास बचपन से कोई दोस्त नहीं रहा है और वह पूरी तरह से अकेला रहा है। फिर वे सुझाव देते हैं कि वह जिन को छोड़ दे और उनके साथ मास्टर हारू की देखरेख में प्रशिक्षण शुरू करे। वही जादू, पौधा अंकुरित होता है, लेकिन वह वहीं नहीं रुकता।
यह बढ़ता रहता है जब तक कि यह एक विशाल पेड़ नहीं बन जाता। फिर फल पैदा करना शुरू करता है जो अंतहीन गिरते हैं। चार और अमोन उससे रुकने के लिए कहते हैं, डरते हैं कि जगह नष्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा झटका तब आता है जब युकितो उन्हें बताता है कि वह जादू को रोक नहीं सकता। पेड़ एक डरावने तरीके से बढ़ता रहता है। उस पल जिन आता है और जल्दी से हस्तक्षेप करता है, युकितो को जादू को नियंत्रित करना सिखाता है। कुछ ही सेकंड में युकितो इसे रोकने में सफल हो जाता है। चार और अमोन स्तुन्निद है। वे युकितो की शक्ति की सीमा को समझते हैं और निश्चित हो जाते हैं कि उसके पीछे एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि सबसे महान योद्धा की शक्ति इस स्तर तक नहीं पहुंचती। जिन और युकितो दोनों छात्रों को अलविदा कहते हैं और घर लौटते हैं। जिन युकितो को आराम करने की अनुमति नहीं देता, इसके बजाय वह उसे प्रशिक्षित करना फिर से शुरू करता है जब तक कि वह पानी नियंत्रण जादू में महारत हासिल नहीं कर लेता। फिर वह कठिनाई बढ़ाता है, युकितो द्वारा बनाए गए ठोस पानी के बोर्ड के ऊपर बैठकर। अचानक जमीन जोर से हिलती है और एक शक्तिशाली भूकंप आता है। अजीब बात है, युकितो अपने शरीर के भीतर एक असामान्य ऊर्जा महसूस करता है और उसकी आंखों का आकार बदल जाता है। लेकिन जैसे ही भूकंप रुकता है, वह भावना गायब हो जाती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। कुछ संदिग्ध लगता है, खासकर हरू और इबुकी के चेहरों पर चिंता और डर के साथ। जिन युकितो से कहता है कि वे बाद में प्रशिक्षण जारी रखेंगे और दिन समाप्त होता है। अगले दिन जिन युकितो को यानागी की कब्र पर ले जाता है, वे इसके सामने कुछ समय के लिए बैठते हैं। जिन अंदर से टूटे हुए लगते हैं, लेकिन अपने दुख को एक नकली मुस्कान के पीछे छिपाते हैं। उस समय बड़ी संख्या में लोग कब्र पर आने के लिए आते हैं, यह दर्शाते हुए कि यानागी को सभी ने प्यार किया था। युकितो हैरान है कि इतने सारे लोग उसके पिता को जानते हैं और हरू उसे पूरी कहानी बताना शुरू करता है। वह समझाता है कि अतीत में वहां द्वीपों पर दो अत्यंत शक्तिशाली ड्रैगन थे। विशेष रूप से छोटे द्वीप पर आग का ड्रैगन और पानी का ड्रैगन। वे कट्टर दुश्मन थे और लगातार एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन उनकी लड़ाइयां मानव क्षेत्रों से बहुत दूर थीं। एक दिन पानी का ड्रैगन अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। तब से आग के ड्रैगन की शक्ति बढ़ गई, जिससे विशाल भूमिगत ज्वालामुखीय गतिविधि हुई। एक दिन ज्वालामुखी फट गए और आग का ड्रैगन पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा और उसकी शक्ति को सील करने में सफल रहे, या बल्कि इसे शांत कर दिया। हाल के भूकंप के लिए यह ड्रैगन की शक्ति के फिर से बढ़ने के कारण हुआ। युकितो स्थिति की गंभीरता को समझता है और चिंतित होकर कहता है कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। जब वे बैठ रहे होते हैं, जिन्हें एक लड़की को नोटिस करता है जो इबुकी की सहायक के रूप में काम करती है। यह पता चलता है कि उसका नाम इबारा है। वह उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। फिर उसे याद आता है कि यह दिन उसके माता पिता की मौत की सालगिरह है, इसलिए वह उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी कब्र पर जाता है। युकितो को अपने साथ ले जाता है। वहां वे इबारा की चाबियां पाते हैं और उन्हें लौटाने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद वे द्वीप के दूसरी तरफ की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वे चार और अमोन से मिलते हैं, जो हरू के आदेशों के तहत गुप्तचर गश्त कर रहे हैं। युकितो उन्हें बताता है कि वह इबारा को चाबियां लौटाने जा रहा है। वे तुरंत समझ जाते हैं कि वह इबुकी की सहायक है और जल्दी से चले जाते हैं, हरू की चेतावनियों का पालन करते हुए कि इबुकी या उसके अधीनस्थों के करीब न जाएं। युकितो अपने रास्ते पर चलता है और उस रेस्तरां तक पहुंचता है जहां वह पहले गया था। वह वहां इबुकी को पाता है, लेकिन इबुकी जल्दी से एक और भूकंप और अधिक राक्षसों के प्रकट होने के कारण चला जाता है। युकितो इबुकी के एक अधीनस्थ के साथ बैठता है और उसे जो हुआ उसके बारे में बताता है। फिर इबारा के परिवार की मौत के पीछे की कहानी के बारे में पूछता है। आदमी समझाता है कि एक आग का राक्षस उनके घर पर हमला करता है। हालांकि इबुकी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और केवल इबारा ही बची। वह यह भी बताता है कि इबुकी के सभी अधीनस्थों की ऐसी ही कहानियां हैं जो उन्होंने अरामेटा राक्षसों के कारण सहन की है, जिन्होंने उनसे नफरत करने और किसी भी कीमत पर उन्हें नष्ट करने की इच्छा। इबारा उस जगह पर पहुंचती है, इसलिए युकितो उसे चाबियां देता है और अगर उसने उसे कोई असुविधा दी हो तो माफी मांगता है। वह शर्माते हुए उसे धन्यवाद देती है और उसकी आंखों में देखकर यह स्पष्ट है कि वह उससे गहराई से प्रभावित हुई थी। अचानक एक शक्तिशाली झटके जमीन को हिलाता है। जिन घबराकर कूदता है और उन्हें बताता है कि एक अत्यंत शक्तिशाली आग का राक्षस प्रकट हुआ है। इबारा पूरी गति से दौड़ती है। एक सहायक जी और युकितो से कहता है कि वह उसका पीछा करे, क्योंकि जब भी वह आग के राक्षस के बारे में सुनती है तो वह अपना होश खो देती। वे सहमत होते हैं और जितनी जल्दी हो सके उसके पीछे दौड़ते हैं। दूसरी ओर इबुकी इनो से कहता है कि आग के ड्रैगन की शक्ति खतरनाक रूप से बढ़ रही है और जो 10 साल पहले हुआ था वह फिर से हो रहा है, लेकिन इस बार यानागी यहां नहीं। सभी निवासियों को आयाका द्वीपों से निकालने का सुझाव देता है, लेकिन इबुकी को एक रिपोर्ट मिलती है
कि एक अत्यंत शक्तिशाली और मेटा आग का राक्षस प्रकट हुआ है, इसलिए वह तुरंत उसकी स्थिति की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर युकितो और जिन राक्षस के क्षेत्र में पहुंचते हैं। जिन अपनी जादू से नागरिकों को बचाता है, जबकि युकितो इबार्रा का पीछा करता है, जो राक्षस की ओर बेपरवाह दौड़ रही है, केवल एक लक्ष्य को देखते हुए, उसे नष्ट करना। वह वहां पहुंचती है और हमला करती है, मुश्किल से उसकी चोट को रोकते हुए। फिर वह उसे अपने पंजों से काटता है। वह पहले हमले से बच जाती है, लेकिन यह दिशा बदलता है और उसे मारता है। इबार्रा उस राक्षस को याद करती है जिसने उसके परिवार को मारा, और वह अपने पिता के शब्दों को याद करती है जब उसने उससे भागने की गुहार लगाई थी। वह पूरी ताकत से राक्षस पर हमला करती है, उसे जमीन पर गिरा देती है और लगभग उसे खत्म कर देती है, लेकिन वह एक विनाशकारी आग के हमले को छोड़ देती है और उसे उसकी ओर फेंक देती है, और वह उसे रोक नहीं सकती। उस महत्वपूर्ण क्षण में युकितो आता है। वह पानी की ढाल का जादू सक्रिय करता है और राक्षस के हमले को रोकने में सफल होता है। इबार्रा उसे देखती है और याद करती है कि जब इबुकी ने उसे बचाया था तो वह कैसा दिखता था। उसी समय इबार्रा का मन अतीत में चला जाता है। वह अपने पिता और मां के चेहरों को याद करती है जब वे मरे थे, और वह याद करती है कि राक्षस प्रकट हुआ और उनके सामने ही उन्हें मार दिया। उस दिन वह जमीन पर बेबस बैठी थी, हिलने में असमर्थ, केवल लगातार रोती रही। फिर इबुकी आया और उसे बचाया, और जिस तरह से उसने उसे बचाया था वह बिल्कुल युकितो की वर्तमान उपस्थिति की तरह था। वर्तमान में इबार्रा वहां बैठी है, उसकी चिंता तेजी से बढ़ रही है। युकितो उसे क्षेत्र से दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसी क्षण चार और अमोन आते हैं। युकितो गुस्से में आता है और उन्हें पीछे रहने का आदेश देता है, लेकिन इबार्रा बिना किसी चेतावनी के अपनी शक्ति सक्रिय करती है, हवा में कूदती है, राक्षस पर एक भारी मुक्का फेंकती है और लड़ाई शुरू करती है। युकितो पानी की बाधा का जादू सक्रिय करके उसका पालन करता है, राक्षस को बाधा के अंदर फंसाते हुए, लेकिन वह तुरंत बाधा को तोड़ देता है। पल भर में युकितो इबार्रा से भागने की गुहार करता है, लेकिन वह मना कर देती है और जोर देती है कि वह लोगों की रक्षा करे। चार और अमोन इसे सुनते हैं, समझते हैं कि उनके पीछे हटना कितना गलत था, और तय करते हैं कि वे लड़ेंगे ताकि राक्षस किसी को नुकसान न पहुंचा सके। वे भी अपनी शक्ति सक्रिय करते हैं और जादुई उपकरणों की तरह दिखने वाले औजारों को बुलाते हैं। वे एक साथ एक ही समय में राक्षस पर हमला करते हैं। युकितो पानी की ढाल से हमला करता है और इबार्रा भी हमला करती है, लेकिन आपदा यह है कि राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सभी एक साथ उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं और असफल होते हैं। फिर युकितो अकेले भी कोशिश करता है, बिना सफलता के। यह स्पष्ट था कि इस राक्षस की शक्ति का स्तर अत्यंत उच्च था। उस समय चार और अमोन एक विचार के साथ आते हैं, युकितो को समझाते हैं और वे इसे जल्दी से लागू करते हैं। इस बार युकितो एक मजबूत बाधा बनाता है जो राक्षस को कड़ी तरह से फंसाती है। चार और अमोन अपनी जादू से हमला करते हैं। फिर इबार्रा जादुई ऊर्जा से भरे मुक्के के साथ आगे बढ़ती है। एक ही पल में वह राक्षस को पूरी तरह से चीर देती है और उसे नष्ट कर देती है। अंत में वे सोचते हैं कि ये खत्म हुआ है। युकितो इबार्रा की जांच करता है और उसकी प्रशंसा करता है, कहता है कि वह अद्भुत थी और उसने राक्षस को एक तेज मुक्के से हराया। इबार्रा बेहद शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन उसी क्षण झटका उन्हें सभी को ठंडा कर देता है। 3 आग के उल्कापिंड आकाश से गिरते हैं और जमीन पर गिरते हैं, और यह पता चलता है कि वे 3 औरामेटा राक्षस हैं। इस बार एक नहीं 3। उनमें से एक समूह पर हमला करता है। युकितो पानी की ढाल सक्रिय करता है और हमले को रोकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी है। इस बीच राक्षसों में से एक आग की एक अंगूठी बनाता है जो उन्हें चारों ओर से घेर लेती है, उन्हें अंदर फंसा देती है। शुक्र है हारू अंततः पहुंचता है। वह पहले राक्षस पर एक क्रूर हमले के साथ हमला करता है जो उसे टुकड़ों में काट देता है। इबुकी भी पहुंचता है, दूसरे पर हमला करता है और उसे नष्ट कर देता है। केवल एक राक्षस बचता है। इबुकी उस पर गोली चलाता है। हारू उसे देखता है और दोनों के बीच स्पष्ट रूप से गुस्से से भरी नजरें होती हैं। उनके बीच एक बड़ा संघर्ष है। इबुकी देखता है कि राक्षस का एक हिस्सा अभी भी जीवित है, इसलिए वह तुरंत उसे निगलने और अपने शरीर के अंदर वर्जित जादू को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हारू उसे अपनी शक्ति से रोकता है और उसे डांटता है, कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर मास्टर यानागी ने तुम्हें निषिद्ध जादू का उपयोग करते देखा तो तुम क्या कहोगे? इबुकी क्रोध में फट पड़ता है और हारू पर, हमारे मास्टर की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि हम कमजोर थे और कुछ नहीं कर सके। उसके शब्दों से सभी चकित हैं। युकितो भी हैरान है। अचानक राक्षस फिर से उठता है और बड़ा हो जाता है। हारू उस पर हमला करता है और उसके हाथ काट देता है। फिर इबुकी उसे खत्म कर देता है। जैसे ही इबुकी एक शेष टुकड़ा देखता है, वह उसे खाने और अपने शरीर में निषिद्ध जादू बढ़ाने के लिए दौड़ता है, लेकिन हारू उसे रोकता है और उस पर हमला करता है। इबुकी फिर निषिद्ध जादू की शक्ति को सक्रिय करता है
और उसकी उपस्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। हारू उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमला बेअसर होता है। इबुकी इसे आसानी से रोकता है और फिर से शेष टुकड़े की ओर बढ़ता है। हारू उसे रोकने से इनकार करता है। वह फिर से हमला करता है और इस बार प्रहार अधिक मजबूत होता है और इबुकी को पीछे धकेल देता है। इबुकी का क्रोध भड़क उठता है और दोनों टकराते हैं। उसी क्षण जिनारिव्स वह पानी की शक्ति का उपयोग करके शेष टुकड़े को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। फिर उन्हें बताता है, दोनों को रुकने के लिए कहते हुए कहते हैं कि अगर उनका मास्टर जीवित होता और उन्हें इस तरह देखता तो वह गहरे दुखी होते। उसके शब्दों का उन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। वे दोनों पीछे हटते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर हारू और इबुकी उस स्थान को छोड़ देते हैं। आयबारा युकितो को अलविदा कहती है। वह उसे धन्यवाद देता है कि उसने जो कुछ भी किया और बताता है कि उसने आज शानदार प्रदर्शन किया। उसका चेहरा शर्म से तीव्र लाल हो जाता है और वह बेहद प्यारी लगती है। फिर वह सुझाव देती है कि वे संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करें। युकितो जम जाता है। यह नहीं जानता कि क्या कहना है। वह अजीब तरीके से समझाती है कि वह केवल इसका मतलब है ताकि भविष्य में एक साथ काम करना आसान हो। यदि वे भविष्य में एक साथ काम करते हैं या यदि उनमें से किसी को दूसरे की आवश्यकता होती है। युकितो सहमत होता है और उसे अपना नंबर देता है। खुद भी शर्मिंदा महसूस करता है। फिर वह तीनों की ओर मुड़ता है और कहता है कि आज से वह सभी के साथ दोस्त बनना चाहता है। उसे डर था कि वे मना कर देंगे, लेकिन निश्चित रूप से वे सहमत होते हैं। वे जल्द ही फिर से मिलने का निर्णय लेते हैं। फिर उस स्थान को छोड़ देते हैं और प्रत्येक अपने घर लौटता है। दिन समाप्त होता है। अगले दिन हमारा नायक युकितो जागता है और वह जो पहला काम करता है वह मुकी के साथ बैठना और उससे अपने पिता के बारे में सब कुछ विस्तार से बताने के लिए कहना है। मुकी सहमत होती है और कहानी सुनाना शुरू करती है। वह उसे बताती है कि मास्टर यानागी हारू और इबुकी को प्रशिक्षित करने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि उसने उनकी और जिनकी देखभाल की, क्योंकि उस समय वे अभी भी बहुत छोटे थे। और वास्तव में यही उनकी स्थिति थी। हालांकि हारू और इबुकी के दृष्टिकोण में हमेशा भिन्नताएं थीं, फिर भी उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था और वे दिन ब दिन प्रशिक्षण जारी रखते थे। एक दिन हारू और इबुकी ने मास्टर यानागी से निवेदन किया कि उन्हें आग के ड्रैगन को शांत करने के अनुष्ठान में भाग लेने की अनुमति दी जाए। स्पष्ट करने के लिए, चूंकि पानी का ड्रैगन गायब हो गया था, आग का ड्रैगन कोई नियंत्रण नहीं रखता था और उसकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ने लगी। इसलिए मास्टर यानागी ने विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया, जिसे ड्रैगन शांत करने का अनुष्ठान कहा जाता है, जो ड्रैगन की शक्ति को सील करने और उसे नियंत्रण में रखने के लिए था। लेकिन हारू और इबुकी चाहते थे कि वे स्वयं ये अनुष्ठान करें। मास्टर ने उनकी मांग को ठुकरा दिया, यह बताते हुए कि वे अभी तैयार नहीं थे, कि अनुष्ठान अत्यंत खतरनाक था और उस समय इसे जोखिम में नहीं डाला जा सकता था। पहले दोनों ने इसे स्वीकार किया और इसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दिन बीत गए बिना किसी बड़े बदलाव के। यानागी, हारू और इबुकी ने एक साथ अच्छे समय बिताए, जीवन का आनंद लिया और सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, जब तक कि उस भाग्यशाली दिन आपदा नहीं आई। यानागी हमेशा की तरह बैठा था जब अचानक भूमि तेजी से हिलने लगी। वह बाहर दौड़ा और सभी को बताया कि वह देखेगा कि क्या हो रहा है, और उसने हारू और इबुकी से कहा कि वे उस स्थान की रक्षा करें। उन्होंने सहमति दी और वह तुरंत निकल गया। लेकिन कंपन तेज हो गए और भी अधिक हिंसक हो गए। इसलिए हारू और इबुकी ने मास्टर का पीछा करने का निर्णय लिया। मुकी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रोक सके। निकलने से पहले उन्होंने सुनिश्चित किया कि मुकी, जिन और युकितो सुरक्षित हैं। उन्हें एक निकासी वाहन में रखा जो बंदरगाह की ओर जा रहा था, और फिर ज्वालामुखी की ओर पूरी गति से दौड़ पड़े। जब वे पहुंचे तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मास्टर अभी तक वहां नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने तरीके से कार्य करने का निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत ड्रैगन सीलिंग जादू सक्रिय किया और पहले तो जादू वास्तव में सफल होने लगा, लेकिन अचानक ड्रैगन क्रोध में फट पड़ा और सील को तोड़ दिया, जिससे ज्वालामुखी के अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। फिर सबसे बड़ा झटका आया। आग का ड्रैगन पहली बार अपनी पूरी शारीरिक रूप में प्रकट हुआ। अत्यधिक क्रोध में हारू और इबुकी ने इसे भागने से रोकने के लिए एक जादुई बाधा बनाने की कोशिश की। पहले वे सफल रहे, लेकिन इबुकी की ऊर्जा समाप्त हो गई और वह और अधिक सहन नहीं कर सका। बाधा टूट गई। ड्रैगन बाहर निकला और उन पर हमला किया, लेकिन आखिरी क्षण में हारू ने अपने भाई इबुकी को बचा लिया। इबुकी क्रोध में उबल पड़ा और हारू पर चिल्लाया, पूछते हुए कि उसने उसे क्यों बचाया, इंसिस्टिंग कि उसे तुरंत ड्रैगन को सील कर देना चाहिए था। उसी क्षण ड्रैगन ने अंतिम प्रहार देने की तैयारी की। अचानक मास्टर यानागी पहुंचे और स्थिति को पलट। उन्होंने ड्रैगन पर एक शक्तिशाली प्रहार किया, फिर एक झटके में चेन जादू सक्रिय किया और उसे रोक दिया। इबुकी चकित रह गया और मास्टर से पूछा कि क्या वह ड्रैगन को अकेले सील करने का इरादा रखते हैं। यानागी ने हाँ कहा। फिर इबुकी ने लड़ाई में शामिल होने का अनुरोध किया,
लेकिन यानागी ने हारू को आदेश दिया कि वह अपने भाई को तुरंत उस क्षेत्र से ले जाए। हारू ने मास्टर की आंखों में देखा और समझ गया कि स्थिति कितनी खतरनाक थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इबुकी को पकड़ा, एक टेलीपोर्टेशन जादू सक्रिय किया और चला गया। इस प्रकार यानागी आग के ड्रैगन के सामने खड़ा था। एक ही समय में द्वीपों के निवासियों को जहाजों द्वारा निकाला जा रहा था, क्योंकि सभी को पता था यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रही। केवल एक दिन बाद चीजें सामान्य हो गईं और निवासी द्वीपों पर लौट आए। भले ही इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं, लेकिन दुख की बात है कि यह एकमात्र नुकसान नहीं था। जब हारू और इबुकी ज्वालामुखी पर लौटे तो उन्होंने मास्टर यानागी का शरीर पाया। यह इबुकी के लिए सबसे बड़ा झटका था। उस दिन से वह पूरी तरह से बदल गया। उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था वह किसी भी आवश्यक तरीके से अपनी शक्ति बढ़ाना था, और उसके भाई हारू के साथ उसका संबंध गंभीर रूप से बिगड़ गया। हम वर्तमान में लौटते हैं, जहां मुकी यह सब युकितो को बताना समाप्त करती है। युकितो ने जो दुखद घटनाएं सुनी हैं उन पर गहरा दुख महसूस करता है, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता। वह चुपचाप पीछे हटता है और अकेले सोने चला जाता है, ताकि वह आगे की चुनौतियों के लिए अपनी ताकत इकट्ठा कर सके। हम अपने नायक युकितो पर लौटते हैं, जो सोते समय एक बहुत अजीब सपना देखता है। वह खुद को एक झील में डूबा हुआ पाता है। जैसे ही वह जागता है, जिन उसके पास आता है और चिंतित होकर पूछता है कि वह अपने सपने में ऐसे आवाजें क्यों कर रहा था। लेकिन अचानक अनपेक्षित रूप से जिन युकितो की आंखों में देखता है और नोट करता है कि उनकी उपस्थिति बदल गई है, वह सदमे में जम जाता है। युकितो उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों देख रहा है, लेकिन जिन अस्थायी रूप से इस मामले को नजरअंदाज करता है और उसे बताता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसी क्षण युकितो को दोस्तों के ग्रुप चैट में एक संदेश मिलता है, जिसमें चाड, अमुन और आइबारा शामिल हैं। वे एक त्योहार में जाने की इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं। युकितो खुशी से भर जाता है और तुरंत उनके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। खुशी से उड़ते हुए यह पहली बार है जब वह दोस्तों के साथ बाहर गया है। उसकी खुशी और भी बढ़ जाती है जब जिन उसे एक मास्क देता है और बताता है कि द्वीप पर हर कोई त्योहारों के दौरान समान मास्क पहनता है, और यह मास्क कभी मास्टर यानागी का था। युकितो को अत्यधिक खुशी महसूस होती है और वह जिन का धन्यवाद करता है। फिर दोनों त्योहार की ओर एक साथ निकल पड़ते हैं। कुछ ही समय बाद पहुंचने पर युकितो खूबसूरत वातावरण और दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। वे अपने बाकी दोस्तों का इंतजार करते हैं और 5 मिनट बाद आइबारा आती है। वह बहुत सुंदर कपड़े पहन रखी है और बेहद प्यारी लगती है। युकितो उसकी तारीफ करता है और वह शर्माती है और अपना मास्क पहन लेती है। तीनों एक साथ घूमते हैं जब तक वे चाड, अमुन और हारू को नहीं देखते, जो त्योहार में बेचने के लिए कुछ सामान तैयार कर रहे हैं। दोस्त उनकी मदद करते हैं और जब वे खत्म हो जाते हैं, हारू अपने छात्रों को आनंद लेने की अनुमति देता है, जबकि जिन को मजबूर करता है कि वह रुककर उसकी मदद करे। जिन के विरोध और चिल्लाने के बावजूद कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, बाकी समूह त्योहार में घूमता है, चीजें खरीदता है और मजे करता है, और उनका बंधन बहुत मजबूत हो जाता है। उनकी सैर के दौरान आइबारा का पैर उसके जूतों के कारण दर्द करने लगता है, इसलिए वह मुकी के पास जाती है, जो त्योहार में भी है, और मुकी उसके पैर का इलाज करती है। समूह आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक युकितो एक बहुत अजीब भावना महसूस करता है, वही भावना जो उसे अपने सपनों में परेशान करती है, बिना किसी चेतावनी के। एक बहुत अजीब सपना। वह एक झील में डूबा हुआ पाता है। जैसे ही वह जागता है, जिन उसके पास आता है और चिंतित होकर पूछता है कि वह नींद में ऐसे आवाजें क्यों कर रहा था। लेकिन अचानक, अप्रत्याशित रूप से, जिन युकितो की आंखों में देख वह सदमे में जम जाता। युकितो उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों देख रहा है, लेकिन जिन अस्थायी रूप से इस मामले को नजरअंदाज करता है और उसे बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसी समय युकितो को दोस्तों के ग्रुप चैट में एक संदेश मिलता। वे एक त्योहार में जाने की इच्छा के बारे में बात। युकितो बहुत खुश है और तुरंत उनके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। खुशी से उड़ते हुए यह पहली बार है जब वह दोस्तों के साथ बाहर गए। जब जिन उसे एक मास्क देता है और बताता है कि द्वीप पर हर कोई त्योहारों के दौरान इसी तरह के मास्क पहनता है और यह मास्क मास्टर यानागी का था, तो उसकी खुशी और बढ़ जाती है। युकितो को अपार। फिर दोनों त्योहार की ओर साथ में चलते हैं। पहुंचने के थोड़ी देर बाद युकितो खूबसूरत वातावरण और दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। वे अपने बाकी दोस्तों का इंतजार करते हैं और 5 मिनट बाद इबारा आती है। वह बहुत खूबसूरत कपड़े पहन। युकितो उसकी तारीफ करता है और वह शर्माती है और अपना मास्क पहन लेती है। तीनों एक साथ घूमते हैं जब तक वे चाड, अमन और हारू को नहीं देखते, जो त्योहार में बेचने। दोस्त उनकी मदद करते हैं और जब वे खत्म हो जाते हैं,
हारू अपने छात्रों को मजे करने की अनुमति देता है और उसकी मदद करने के लिए बेचने के लिए, जिनके विरोध और चिल्लाने के बावजूद कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बाकी समूह त्योहार में घूमता है, चीजें खरीदता है और मजे कर। चलते समय इबारा का पैर उसके जूतों के कारण दुखने लगता है, इसलिए वह मुकी के पास जाती है, जो भी त्योहार में है, और मुकी उसके पैर का इलाज करता है। समूह आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक युकितो को एक बहुत अजीब एहसास होता है। वह बिना किसी चेतावनी के उनके चारों ओर का पानी अस्वाभाविक रूप से हिलने लगता है। युकितो को एहसास होता है कि जो हो रहा है वह उसकी वजह से है। वह जल्दी से खुद को दूर कर लेता है ताकि किसी को। जब तक वह एक पेड़ के पास रुकता है, यह उम्मीद करते हुए कि यह एहसास गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बजाय यह और मजबूत होता जाता है। वह चिंतित हो जाता है, यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है। वह इसे करने की कोशिश करता है और यह काम करता है। वह ऊर्जा पर नियंत्रण पाने में सफल होता है। उसी क्षण वह एक मास्क पहने हुए व्यक्ति को देखता है, जो उसे बताता है कि उसके भीतर छिपी सच्चाई जानने का समय। उसे पुकारने या उसका नाम जानने की कोशिश करता है। वह पल भर में गायब हो जाता है। युकितो त्योहार में लौटता है, खुद को यह समझाते हुए कि जो उसने देखा वह बस एक भ्रांति थी। अचानक एक विशाल आग का विस्फोट होता है। जब सभी लोग यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, तो डर सभी के चेहरों पर फैल जाता है। भयानक सच्चाई यह है कि विस्फोट का स्रोत वह छोटा द्वीप है जहां आग का ड्रैगन निवास करता है। यह स्पष्ट है कि घटनाएं खतरनाक रूप से जैसे ही विस्फोट होता है, इन्हों लोगों को जितनी जल्दी हो सके निकालने लगता है। जिन्हें देखता है, अपनी शक्ति का उपयोग करता है और तुरंत चला जाता है। युकितो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता, और कोई नहीं जानता कि जिन कहाँ गया। निवासियों के बीच आतंक। सभी अपने परिवारों के साथ अपने घरों में लौटते हैं और दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है। अगले दिन निकासी कार्य जारी रहता है। कहीं और हारू एक जादू का उपयोग करता है, जो उसे पिछले घटनाओं को देखने की अनुमति देता है, और पिछले दिन वह सब कुछ देखता है जो हुआ। उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देती है, जैसे कि उसने कुछ बेहद खतरनाक महसूस किया हो। एक और जगह पर युकितो डर में बैठा है। उसकी आंखों का रंग समय समय पर बदलता है बिना किसी को पता चले। वह उसे बताती है कि उसे द्वीप छोड़ना चाहिए। युकितो मना करता है, इसलिए वह उससे कहती है कि वह निकासी प्रयासों में मदद करे क्योंकि उसने रहने का फैसला किया है। वह सहमत होता है और दोनों बंदरगाह। द्वीप के दूसरी तरफ इबुकी खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन उसका शरीर घावों से भरने लगता है और निषिद्ध जादू के संकेत स्पष्ट होने लगते हैं। एबारा उसके साथ जाने के लिए कहता है। हम युकितो के पास लौटते हैं, जो हारू के छाड़ और अमन के साथ आने से हैरान है। हारू उससे निजी तौर पर बात करने के लिए कहता है। युकितो उसके साथ जाता है और रास्ते में हारू रुकता है और जोर देकर कहता है कि जो वह कहने वाला है वह बेहद महत्वपूर्ण है। वह छाड़ और अमन से फिर हारू युकितो को बताता है कि आग के ड्रैगन की शक्ति पानी के ड्रैगन की अनुपस्थिति के कारण बढ़ रही है। यह एक ज्ञात तथ्य है, हालांकि जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं वह यह है कि पानी का ड्रैगन अपनी अनुपस्थिति से पहले जो इसे खोजने के लिए यानागी ने एक त्वरित समाधान खोजने का निर्णय लिया, और एकमात्र समाधान था कि पानी के ड्रैगन को एक बच्चे के शरीर के अंदर सील कर दिया जाए ताकि वह धीरे धीरे अपनी शक्ति फिर से प्राप्त कर सके। सुनिश्चित होने के लिए वह युकितो पर एक जादू करता है जो सच्चाई को प्रकट करता है। ड्रैगन की आंख प्रकट होती है और संदेहपूर्ण निश्चितता में बदल जाता है। हारू आगे बताता है कि वे अभी इसलिए वह युकितो से द्वीप छोड़ने और शांति से जीने के लिए कहता है, जबकि वह खुद आग के ड्रैगन को अकेले सील करने की कोशिश करेगा। युकितो इस निर्णय को अस्वीकार करता है और युकितो छाड़ और अमन से कहता है कि द्वीप उसका घर बन गया है, कि उसने वहां दोस्तों और लोगों को पाया है जो उसकी परवाह करते हैं, और वह भागना नहीं चाहता और सब। छाड़ आपत्ति करता है,
कहता है कि वे केवल उस क्षण इबारा आती है और दृढ़ता से घोषणा करती है कि भले ही उन्हें जाने के लिए कहा जाए, भले ही वे एक बोझ हों, ये उनका कर्तव्य है कि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा करें जब तक उनकी अंतिम सांस न हो। और वह युकितो, चार्ड और अमन उससे सहमत होते हैं और चारों रहने और लड़ने का निर्णय लेते हैं। उसी समय हारू ज्वालामुखी के गड्ढे तक पहुंचता है और ड्रैगन सीलिंग जादू करना शुरू करता है, स्पष्ट रूप से अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार है। लेकिन हारू मना कर देता है। अचानक जो सभी ने सबसे ज्यादा डर रखा था वह होता है। आग का ड्रैगन अपनी गहरी नींद से जागता है और अपने क्रोध के चरम पर पहुंचता है। इबुकी निषिद्ध जादू सक्रिय करता है और ड्रैगन की ओर बढ़ता है। ड्रैगन इस अवसर का लाभ उठाता है, उस पर हमला करता है और लगभग उसे मार डालता है। अगर हारू हमला करने की कोशिश करता है लेकिन ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता। ड्रैगन उन दोनों पर हमला करता है और वे समय पर हमले से बच जाते हैं। फिर वे हवा में उड़ते हैं, दोनों तरफ से उसे घेरते हैं और लेकिन ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता। यह इबुकी पर एक शक्तिशाली प्रहार करता है जो उसे उड़ाता है। हारू उसे वापस खींचने की कोशिश करता है लेकिन ड्रैगन एक कुचलने वाले हमले की तैयारी करता है। उसी क्षण शील्ड जादू सक्रिय करता है, प्रहार को रोकते हुए। हारू और इबुकी उन्हें देखकर लेकिन सभी मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे चाहे जो भी हो। इबुकी फिर कहता है, ठीक है, बस यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी रक्षा करें। युवाओं ने सहमति जताई और हारू उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है। फिर वह और इबुकी ड्रैगन की ओर बढ़ते हैं और हमला करते हैं। इबुकी हमले की शुरुआत करता है लेकिन फिर तेजी से सभी एक साथ शक्तिशाली हमले छोड़ते हैं। सच में सभी, यहाँ तक कि युकितो और बाकी, हर दिशा से प्रहार बरसते हैं। लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि यह एक ज्वाला के बौछार के साथ पलटवार करता है। वे जल्दी से बचते हैं, फिर से हमला करते हैं और लड़ाई भड़क उठती है। हारू श्रृंखला जादू सक्रिय करता है, वही जादू जो मास्टर योनागी ने पहले किया था। इस बार हारू इसे लेकिन कुछ ही सेकंड में ड्रैगन फट जाता है और श्रृंखलाओं को तोड़ देता है। इबुकी कहता है कि कोई अन्य समाधान नहीं बचा है। वह अंतिम निषिद्ध जादू सक्रिय करता है और उसका पूरा शरीर पूरी तरह से अलग रूप में बदल जाता है। वह ड्रैगन पर तेज, क्रूर प्रहार करता है लेकिन हारू को एहसास होता है कि अंत निकट है और कि एक बलिदान की आवश्यकता है। वह एक टेलीपोर्टेशन जादू सक्रिय करता है, छात्रों को दूर प्रभावित हारू को एहसास होता है कि अंत निकट है और एक बलिदान की आवश्यकता है। वह एक टेलीपोर्टेशन जादू सक्रिय करता है, छात्रों को दूर भेजने की तैयारी करता है। युकितो वहां बेबस खड़ा है, अपने आप से बात करते हुए, अगर मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है तो मैं अपने दोस्तों को क्यों नहीं बचा सकता? मैं अपने परिवार और अपने नए मातृभूमि को क्यों नहीं बचा सकता? काश मैं जानता कि इसका उपयोग कैसे करना है इससे पहले कि वह खत्म कर सके। जिन आता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जो यह प्रकट करता है कि जिन ने शुरुआत से ही उस पानी के ड्रैगन के बारे में जाना था जो अंदर सील किया गया था। युकितो, क्योंकि मास्टर यानागी ने उसे बताया था और इसे एक रहस्य के रूप में माना था जिसे किसी को नहीं जानना चाहिए। एक दिन जब जिन मास्टर के साथ चल रहा था, उसने पूछा, जब युकितो बड़ा होगा तो वह अपनी सील की गई शक्ति को कैसे मुक्त करेगा या इसका उपयोग कैसे करेगा? यानागी ने उत्तर दिया कि शक्ति को मुक्त करना या सील को तोड़ना अत्यधिक खतरनाक होगा, लेकिन अगर युकितो बड़ा हो गया और अपनी इच्छा से पानी के ड्रैगन की शक्ति का उपयोग कर सका तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। समस्या यह थी कि उस शक्ति का उपयोग करने के लिए उसे एक जादू पर डालना आवश्यक था जो अत्यधिक कठिनाई का जादू था। यानागी ने जिन से कहा, चिंता मत करो, मैं वहां रहूंगा और मैं जादू करूंगा और सब कुछ ठीक होगा। तो जिन ने एक समाधान की खोज शुरू की, क्योंकि युकितो बड़ा होगा और कोई भी नहीं रहेगा जो उस जादू को जानता हो जो उसे अपनी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देगा। जिन ने अंततः समाधान पाया जब उसने उनमें जादू का पाठ और इसे सक्रिय करने की विधि थी, लेकिन उसे एक कठोर सत्य का सामना करना पड़ा। जादू कठिन था और एक बलिदान की आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में, युकितो को अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए किसी का बलिदान होना था। उस क्षण से जिन ने जादू सीखने और इसे स्वयं करने का निर्णय लिया, युकितो के लिए अपनी जान का बलिदान करते हुए, क्योंकि जादू जटिल था, उसने इसे सीखने और उस दिन के लिए तैयारी करने में साल बिताए। इसलिए वह मजाक करने, खेलने और अपने समय का आनंद लेने से प्यार करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जिंदगी लंबी नहीं चलेगी। उसके लिए मृत्यु के विचार को स्वीकार करना कठिन था। लेकिन जब उसने युकितो को देखा कि वह एक अकेले डरे हुए लड़के से एक अकेले खुश व्यक्ति में कैसे बदल गया, उसकी मुस्कान लौट आई। उसने तय किया
कि वह युकितो को फिर से टूटने नहीं देगा, क्योंकि युकितो ने अकेलेपन और डर में लंबे दिन बिताए थे। वर्तमान में वापस जिन युकितो के सामने खड़ा है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति का उपयोग करवा सकता हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? युकितो एक पल के लिए सोचता है, फिर कहता है, हाँ, मैं सभी को बचाना चाहता हूं। जिन मुस्कुराता है और कहता है, चिंता मत करो। एक पल में वह जादू करता है। हारू तुरंत समझ जाता है कि यह एक बलिदान का जादू है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है। जादू पूरा होता है और जिन और युकितो को एक अलग स्थान पर ले जाया जाता है जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। जिन युकितो से कहता है कि उन्हें वहां से कूदना होगा। युकितो निश्चित रूप से डर गया है, लेकिन जिन उसे स्थिर करता है, उसका हाथ पकड़ता है और वे एक साथ कूदते हैं। अचानक युकितो उसके सामने पानी के ड्रैगन को देखता है। जैसे ही वह इसे छूता है, जिन जो उसका हाथ पकड़े हुए था, एक पल में गायब हो जाता है। फिर हम वास्तविक दुनिया में लौटते हैं और देखते हैं कि जिन बिना हिले डुले जमीन पर गिर जाता है, जैसे कि वह मर गया हो। युकितो के लिए उसके चारों ओर विशाल मात्रा में पानी घूमता है और वह पानी के ड्रैगन के रूप में बदल जाता है। पानी पूरे क्षेत्र में बाढ़ लाता है। हारू और इबुकी अपने छात्रों को बचाने के लिए दौड़ते हैं और वे सभी दूर से देखते हैं। इस प्रकार पानी का ड्रैगन आग के ड्रैगन के सामने खड़ा होता है और ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आगे आएगा वह पहले से कहीं अधिक कठोर होगा। पानी के ड्रैगन और आग के ड्रैगन के बीच महाकाव्य युद्ध शुरू होता है। पानी का ड्रैगन पहले हमला करता है, आग का ड्रैगन जवाब देता है और हर दिशा से प्रहारों का आदान प्रदान होता है। फिर दोनों ड्रैगन एक साथ अपने हमले छोड़। दूसरी ओर युवा तीव्र डर में देखते हैं। यह सुनिश्चित नहीं करते कि युकितो अपने पानी के ड्रैगन रूप में जीतेगा या नहीं, और अगर वह जीतता है तो क्या वह सामान्य रूप में लौटेगा या इस तरह ही रहेगा। उनके मन में प्रश्न और डर जमा होते हैं, लेकिन वे दूर से देखने के अलावा कुछ नहीं करता। डरा है, फिर वह सत्य को समझता है, जो कि वास्तव में यह पानी के ड्रैगन का एक दोस्त था और जो कुछ भी उसने किया वह केवल दुख और तनाव से प्रेरित था। उसने केवल तब विनाश करना शुरू किया जब पानी का ड्रैगन गायब हो गया। दूसरे शब्दों में, उसे विनाश से प्यार नहीं था, वह बस अकेला था। युकितो उससे माफी मांगता है और बताता है कि वह अब लौट आया है। फिर वह उसे पकड़ता है और उसे ज्वालामुखी में वापस ले जाता है, लेकिन इस बार आग का ड्रैगन शांत हो गया है और अब वह क्रोधित नहीं है। इसके बाद युकितो अपने मानव रूप में लौट आता है और ऐसा लगता है कि वह अब अपनी इच्छा के अनुसार पानी के ड्रैगन रूप और अपने मानव रूप के बीच बदलने में सक्षम हो गया है। युकितो जिनकी जांच करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे उसमें कोई सांस नहीं मिलती। वह उसके पास बैठता है और बार बार पुकारता है, कृपया जागो, तुम मेरे सबसे प्रिय दोस्त हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मजाक कर रहे हो, तुम जागोगे। लेकिन जिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। फिर युकितो कड़वा सत्य समझता है। खबर तेजी से इनो और सभी को फैलती है और वे सभी जिनकी मृत्यु के बारे में एक बिजली की तरह इनो और पूरा सभी। फिर अंतिम संस्कार आयोजित किया जाता है। इनो जिन के कमरे में बैठा है, तस्वीरों को देखता है और बित्तली रोता है। कहीं और इबुकी हारू से मिलती है और पूछती है, जिनने इतनी खतरनाक जादू कैसे सीखी? हारू उत्तर देता है कि इन्होंने जिनके कमरे में एक बहुत से कहानी हो पुस्तक पाई, मास्टर यानागी के नोट्स, जिसका अर्थ है कि जिन ने उनसे जादू सीखी। और चूंकि जादू अत्यधिक कठिन है, जिन ने इसे सीखने में अपना पूरा जीवन बिताया होगा, पूरी तरह से जानकर कि एक दिन उसे खुद का बलिदान करना होगा। इबुकी यह सुनकर विश्वास करने से इनकार करती है। फिर वह हारू पर चिल्लाता है, तुम बेवकूफ हो, चाहे मास्टर यानागी मरे या हमारा छोटा भाई जिन मरा, क्या ये तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? हारू पलटकर कहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि यह मेरे लिए मायने नहीं रखता? जिस दिन मास्टर मरे, मेरी जिंदगी उलट गई। मुझे नहीं पता था कि उसके बिना कैसे जीना है। और अब जिन मरा है, मेरा छोटा भाई, जो मेरे दिल के सबसे प्रिय व्यक्ति है, फिर भी मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं सब कुछ सहन करूं और तुम्हारी आलोचना भी सहूं। अचानक इबुकी हारू को मारता है। हारू एक शक्तिशाली थप्पड़ से जवाब देता है और दोनों भाई हिंसक रूप से लड़ते हैं। उसी समय छात्र आते हैं। इबुकी की आंखों में आंसू भर जाते हैं जब वह कहता है कि उसने जो कुछ भी कहा वह निरर्थक था और यह सत्य जिसे न तो वह और न ही हारू स्वीकार करना चाहते हैं कि वे कमजोर थे, वे अपने छोटे भाई की रक्षा नहीं कर सके। कहीं और हम युकितो को अपने कमरे में उदास बैठा देखते हैं। मुकी उसे सांत्वना देने के लिए प्रवेश करती है। वह उसे बताती है कि वह सब कुछ होने का कारण है। वह उसे आश्वस्त करती है कि यह उसकी गलती नहीं थी, यह एक लिखी हुई किस्मत थी और अगर जिन को कोई अन्य समाधान पता होता तो वह उसे ले लेता, जिसका अर्थ है कि उसका बलिदान एकमात्र विकल्प था। युकितो उसका धन्यवाद करता है
फिर अंतिम संस्कार से पहले जिन को एक बार देखने के लिए नीचे जाता है। वहां वह इनो युकितो जिन को देखने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक उसे फिर से वही अजीब एहसास होता है। उसकी आंखें आकार बदलती हैं और वह एक अलग स्थान में खुद को पाता है जो जादुई ऊर्जा से भरा हुआ है। वहां वह जिन को अपने सामने देखता है। युकितो सत्य को समझता है, जिन द्वारा किया गया जादू उसे तुरंत नहीं मारता, लेकिन यह उससे एक विशाल मात्रा में ऊर्जा निकालता है। जब उसकी शारीरिक ऊर्जा अब पर्याप्त नहीं रही तो जादू उसकी आत्मा की ऊर्जा से खींचता है, उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग करता है। यह समझने के बाद युकितो तुरंत निर्णय लेता है। वह बाहर दौड़ता है, जिन की ओर पूरी गति से दौड़ता है और एक पल में अपने ड्रैगन रूप में बदल जाता है। युवा उसकी शक्ति को महसूस करते हैं, यह नहीं समझते कि वह ड्रैगन में क्यों बदल गया। किसी भी मामले में युकितो द्वीप के केंद्र की ओर बढ़ता है, फिर उस गड्ढे में कूदता है। अचानक वह जादू से भरी भूमि में खुद को पाता है। उसकी अब की मिशन जिनकी आत्मा को खोजना और उसे वास्तविक दुनिया में वापस लाना है। वह खोज शुरू करता है, लेकिन एक मुखौटा पहने हुए व्यक्ति उसके सामने प्रकट होता है। जब व्यक्ति मास्क उठाता है, युकितो चौंक जाता है कि यह मास्टर यानागी है। युकितो उसे देखकर खुश होता है और पूछता है कि वह यहाँ क्यों है। यानागी उत्तर देता है कि जो कुछ जिनके साथ हुआ वही अतीत में उसके साथ भी हुआ। उसकी आत्मा भी अलग हो गई और इस स्थान पर रह गई। यानागी आगे कहते हैं, मैंने इनो को तुम्हें द्वीप से दूर भेजने के लिए कहा क्योंकि मुझे डर था कि आग का ड्रैगन तुम्हें मार देगा, खासकर क्योंकि तुम पानी के ड्रैगन हो। तुम्हें इससे बहुत दूर रहना था। युकितो उसे बताता है कि यह जानकारी सही नहीं थी और आग का ड्रैगन उतना बुरा नहीं है जितना उन्होंने विश्वास किया। ये अनागी उत्तर देता है कि फिर भी अगर वे सभी घटनाएं नहीं हुई होती तो वे अब भी एक साथ रह रहे होते। यह स्पष्ट है कि वह ऐसा कहते समय दुखी है, हालांकि वह इसे छिपाने की कोशिश करता है। युकितो उसे बताता है कि जिन भी यहाँ है। यानागी उत्तर देता है कि वह जानता है और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तो दोनों खोज शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद वे उसे पाते हैं। युकितो गुस्से में आ जाता है और जिन को डांटता है, तुम ऐसा बेवकूफी कैसे कर सकते। फिर मास्टर यानागी जिन को सिर पर मारते हैं और कहते हैं, तुम्हें द्वीप को जलने देना चाहिए था, यह प्रकृति का हिस्सा है। धन्यवाद सबियाने वने यवनिया दोहन से वाना दहमेता Parakarnanis by Shedigai Hai.